गांव के सबसे गरीब दंपति बिया और हरिया साहूकार रतन चौधरी की हवेली के फर्श पर बैठे थे। दोपहर की तपती धूप में भी हवेली की ठंडक उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। उनका मन अपमान की आग में झुलस रहा था। रतन चौधरी अपनी मोटी तोंद लिए कीमती लकड़ी की कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसकी आंखें घमंड से भरी हुई थी। हरिया ने हाथ जोड़कर दीन स्वर में कहा, साहूकार जी, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। गांव में कोई भी हमें काम नहीं दे रहा। हमें कुछ तो दे दीजिए ताकि हम पेट की आग शांत कर सकें। साहूकार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अरे हरिया, उसने ठहाका लगाते हुए कहा, किस मुंह से कर्ज मांग रहा है? कभी सोचा है चुकाएगा कैसे? बिया ने तुरंत कहा, हम आपकी एक एक पाई चुका देंगे साहूकार। हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहां खेतों में काम करेंगे। ओ हो, क्या भरोसा कि तुम दोनों कर्ज लेकर गांव छोड़कर भाग जाओगे? साहूकार ने व्यंग्य किया। हरिया का चेहरा उतर गया। नहीं, ऐसा मत कहिए साहूकार जी। हमारी इसी गांव में झोपड़ी है, यही हमारा घर है। हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। साहूकार की आंखों में गुस्सा भर गया। हाँ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरी इस गांव में झोपड़ी नहीं, हवेली खड़ी है। और सुन, तुझे और तेरी पत्नी को कर्ज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, भीख मांग सकते हो। साहूकार ने अपनी जेब से एक चमकदार सिक्का निकाला और उनके मुंह पर फेंक दिया। ये ले, भीख में एक ही सिक्का मिलता है, उठाओ और दफा हो जाओ। यह कहकर वह वहां से चला गया। हरिया और बिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिया जैसे ही सिक्का उठाने के लिए झुका, बिया ने उसका हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। क्या इतना अपमान सहने के बाद भी इसे उठाओगे? हरिया की आंखों में लाचारी थी। मुझे अपनी चिंता नहीं है बिया, लेकिन इस सिक्के से तुम्हारी भूख मिट सकती है। बिया का चेहरा दृढ़ हो गया। मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस अपमान भरे सिक्के से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ। बिया हरिया का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर ले गई। कुछ देर बाद दोनों अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे थे। बिया ने सिसकते हुए कहा, इतना अपमान होगा, ऐसी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। हरिया रोने लगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बिया, सारी गलती मेरी है। मुझसे विवाह करके तुम्हें मिला ही क्या? बस गरीबी और भूखमरी। बिया ने उसके आंसू पोंछे। मन छोटा मत करो, हमारा समय एक दिन जरूर बदलेगा। अगर गांव वाले हमें काम नहीं देंगे और साहूकार कर्ज नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जंगल चलते हैं, वहां कुछ जंगली फल खाकर ही अपने पेट की आग बुझा लेंगे। हरिया अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद हरिया को एक पेड़ पर ताजे फल लटके दिखे। ए बिया, देखो, इस वृक्ष में ताजे फल हैं, मैं इन्हें तोड़ लेता हूँ। हरिया तुरंत फलों को तोड़ने लगा। और देखो, सामने तालाब है, बिया ने खुशी से कहा। वहां बैठकर फल खाते हैं और तालाब का ठंडा पानी पीते हैं। वे तालाब के पास पहुँचे। जैसे ही बिया फल खाने वाली थी, उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वह चौंक गई। तुमने आवाज सुनी? हाँ, सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। हमें आवाज की दिशा में जाना चाहिए। क्या पता कोई बच्चा मुसीबत में हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। वे फल वहीं छोड़कर आवाज की दिशा में चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक 5 साल का बच्चा मिला जो बुरी तरह रो रहा था। हरिया तुरंत उसके पास गया। अरे बेटा, कौन हो तुम?
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चा उसे ऐसे देखने लगा मानो वह कुछ जानता ही न हो। लगता है यह बहुत घबराया हुआ है। बिया ने कहा, हाँ बिया, लेकिन 5 साल के बच्चे तो बोलने लगते हैं। इसकी माँ और पिता का नाम तो पूछो। हरिया ने बच्चे से बार बार पूछा, लेकिन बच्चा फिर से रोने लगा, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। यह तो कुछ भी नहीं बता रहा। हरिया ने उदास होकर कहा, तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं इधर उधर देख कर आता हूँ। हो सकता है कि इसके माँ बाप आसपास ही हों और इसे ढूंढ रहे हों। हरिया वहाँ से चला गया और बहुत देर बाद वापस आया। बिया, बड़ी विचित्र बात है, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब क्या करें? अगर इस बच्चे को जंगल में छोड़ेंगे तो शाम तक किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगा। इसकी जान खतरे में है। एक काम करते हैं, इसे अपने घर ले चलते हैं। हरिया और बिया उस बच्चे को अपनी झोपड़ी ले आए। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। बिया ने हरिया से कहा, अब आगे क्या करना है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बिया। हम दोनों पति पत्नी तो खुद बेरोजगार हैं। हम इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? हरिया की आवाज में चिंता थी। बिया सोते हुए बच्चे को देखने लगी और बोली, अगर भगवान ने इसे हमें सौंपा है तो वह जरूर हमें कोई न कोई रास्ता दिखाएगा और इसके नसीब का भी ध्यान रखेगा। हम इसे क्या कहकर पुकारें? हरिया गहरी सोच में डूब गया। मैं हमेशा सोचता था बिया कि अगर मेरा बेटा होता तो उसका नाम अर्जुन रखता। हाँ, अगर हम इसे अर्जुन कहकर पुकारेंगे तो कैसा रहेगा? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज से इसे अर्जुन कहकर ही बुलाएंगे। हरिया और बिया पूरी रात जागते रहे। सुबह बिया ने हरिया से कहा, पहले हम 2 थे, अब 3 हो गए हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुखिया जी के पास चलते हैं, उनके खेत में उनसे काम मांगते हैं। अरे, पिछली बार तो मुखिया ने हमें धक्के देकर निकाल दिया था और अपने खेत में काम देने से साफ इनकार कर दिया था। याद है? कोशिश कर लेने में क्या जाता है। हरिया अपनी पत्नी और अर्जुन को लेकर घर से बाहर निकल गया। वे कुछ दूर ही चले थे कि अचानक रास्ते में उन्हें साहूकार रतन चौधरी मिल गया। साहूकार हरिया, बिया और उस बच्चे को देखकर चौंक गया। अरे भैया, यह किसका बच्चा है? हरिया ने सारी घटना साहूकार को बताई। मालिक, यह हमको जंगल में मिला, हम इसको घर ले आए। अगर हम इसे नहीं लाते तो इसे जंगली जानवर खा जाते। यह सुनकर साहूकार फिर से हरिया का मजाक उड़ाने लगा। अच्छा, तो यह बात है। मुझे तो लगा कि तुम दोनों ने बच्चा चुराने का कोई नया धंधा शुरू कर दिया है। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों को इसे जंगल में ही छोड़ देना चाहिए था। घर क्यों ले आए? बिया चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए कि तुम दोनों के खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं। इस बच्चे को क्या खिलाओगे? तुम दोनों बड़े होकर इसे भिखारी बनाओगे और जब इसे इसके अतीत के बारे में पता चलेगा तब यह तुमसे यही कहेगा, इससे अच्छा होता कि मैं जंगली जानवर का शिकार बन जाता, क्योंकि तुम दोनों के होते हुए यह हमेशा अनाथ ही कहलाएगा। समझे? तभी वहाँ गांव का मुखिया भी आ गया। साहूकार ने हंसते हुए मुखिया को सारी घटना बताई। मुखिया भी उनका मजाक उड़ाने लगा। साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है हरिया, इसे जंगल में ही छोड़ दो। क्यों इसके जीवन को तबाह कर रहे हो भाई? इतना कहकर मुखिया और साहूकार वहां से चले गए। बिया क्रोधित होकर बोली, घर चलो। कुछ देर बाद हरिया, बिया और अर्जुन अपनी झोपड़ी में आ गए। बिया गुस्से से बोली, सोचा था कि मुखिया से काम मांगूंगी, लेकिन मैंने देख लिया कि इस गांव में किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अरे, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करे बिया? करना क्या है? वो सामने कुल्हाड़ी टंगी हुई है, उसे उठाओ और जंगल जाओ।
जंगल में लकड़ियां काटो और दूसरे गांव में बेच कर आओ। हरिया ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने लकड़ियां काटी और दूसरे गांव चला गया। शाम तक उसकी लकड़ियां इतने दाम में बिक गईं कि वह चावल, आटा और सब्जी खरीद सका। हाँ, चलो कम से कम इतनी आमदनी तो हुई कि हम तीनों का पेट भर सके। उसने तुरंत उन पैसों से आटा, चावल और सब्जी खरीदी और अपने गांव लौट आया। घर पर हरिया के हाथ में राशन देखकर बिया खुश हो गई। लगता है तुम्हारी लकड़ियां दूसरे गांव में सही दामों पर बिक गईं। हाँ, सब कुछ अर्जुन की किस्मत से हुआ है। सोचो बिया, अगर अर्जुन हमें नहीं मिलता तो तुम मुझे कभी कुल्हाड़ी नहीं थमाती और मैं कभी भी जंगल में लकड़ियां काटने की सोच भी नहीं पाता। चलो, अच्छा है, इस बच्चे के नसीब से हम दोनों को भोजन तो मिल रहा है। समय इसी तरह बीतने लगा और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब एक स्वस्थ और समझदार किशोर बन चुका था। वह हरिया और बिया को अपने असली माता पिता से बढ़कर मानता था। गांव में भले ही लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपने घर में वे एक खुशहाल परिवार थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरिया और बिया दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। अर्जुन, जो अब 15 वर्ष का हो चुका था, उनकी ओर देखकर बोला, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वैद्य जी को बुलाने गया था, कुछ ही देर में आते होंगे। आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ देर में गांव का वैद्य आया और हरिया और बिया की जांच पड़ताल कर अर्जुन से बोला, क्षमा करना अर्जुन, तुम्हारे माता और पिता को जो गंभीर बीमारी है वह शरीर में घर कर चुकी है। अब इनका कोई इलाज नहीं है। अब ये नहीं बच पाएंगे। क्षमा करना। यह कहकर वैद्य वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद हरिया और बिया इस संसार को छोड़कर चले गए। अर्जुन अकेला रह गया और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त साहूकार रतन सिंह अपनी पुत्री चंद्रलेखा को लेकर वहां से गुजर रहा था। अर्जुन को रोते देखकर वह उसके पास आ गया। अरे, क्या हो गया? क्यों रो रहा है? अर्जुन ने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं? मेरे माता और पिता की अचानक से बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया। अनाथ? यह सुनकर साहूकार हंस पड़ा। अरे क्या रे मूर्ख, तू तो पहले से ही अनाथ था। क्या तुझे तेरे माता पिता ने नहीं बताया कि तू उनकी संतान नहीं था, बल्कि वे तो तुझे जंगल से उठाकर लाए थे जब तू 5 बरस का था। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। यह क्या बोल रहे हो? यह झूठ है। तभी वहां मुखिया भी आ गया। साहूकार ने मुखिया की ओर देखकर कहा, हाँ, आओ मुखिया, आओ, यह बताओ, क्या यह पहले से अनाथ नहीं था? मुखिया ने कहा, देखो अर्जुन, साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए उन लोगों के लिए आंसू क्यों बहा रहा है जो तेरे कभी थे ही नहीं। तू कल भी अनाथ था, तू आज भी अनाथ है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में उदासी आ गई। लेकिन तभी चंद्रलेखा, जो अर्जुन की ही उम्र की थी, गुस्से से अपने पिता से बोली, पिताजी, बस कीजिए। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? साहूकार गुस्से से बोला। अरे, बकवास बंद कर अपनी। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, ना जाने तू किसकी संतान है अर्जुन। शायद जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरे सगे माँ बाप को भी तू ही खा गया होगा। अरे, हरिया और बिया ने सोचा होगा कि तू जवान होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन तेरी मनहूसियत ने उनको भी खा लिया। तू एक मनहूस अनाथ है। मनहूस। और तेरा इस गांव में कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। और अगर किसी से तूने दोस्ती करने की कोशिश भी की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई न होगा। साहूकार ने मुखिया की बात का समर्थन किया। 100% की सही बात। इस गांव में नहीं रहना चाहिए अर्जुन जैसा अनाथ। सही कह रहे हो मुखिया जी। चलो चलो अब। कुछ देर बाद
वे सब वहां से चले गए। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। गांव में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। हर कोई उसे अनाथ और मनहूस अनाथ कहकर बुलाने लगा। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 वर्ष और गुजर गए। अर्जुन अब 20 वर्ष का एक युवा बन चुका था। उसकी आंखों में उदासी और मन में अकेलापन था। गांव में अगर कोई उससे बात करने की हिम्मत करता तो वह केवल साहूकार रतन सिंह की पुत्री चंद्रलेखा थी, जो मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी। एक दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चंद्रलेखा मिल गई। अर्जुन, चंद्रलेखा ने उदास स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं आता जब मेरे पिता तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते हों। अर्जुन गंभीरता से बोला, सुनो चंद्रलेखा, तुम मुझसे बात मत किया करो। तुम्हारे पिता और मुखिया की वजह से गांव में किसी ने भी बचपन से लेकर आज तक मुझसे दोस्ती नहीं की। सब मुझसे दूर रहते हैं, तो फिर तुम मुझसे क्यों बात करती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मनहूस हूँ मैं, मनहूस तुम्हें नहीं पता। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे क्यों बात करती हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन यह तुम भी जानती हो कि तुम्हारा पिता कभी भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें घर पर डांट पड़े। यह कहकर अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के दर्द भरे स्वर टकराए। अर्जुन चौंक गया। अरे, यहाँ तो आसपास मेरे अलावा और कोई मौजूद ही नहीं है, तो यह कौन करा रहा है? तभी अर्जुन की नजर तालाब के किनारे पड़े एक घायल बंदर पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था। अर्जुन दौड़ता हुआ बंदर के पास चला आया। अरे रे रे रे, इसकी टांग से तो खून बह रहा है। ओ हो, ऐसा लगता है जैसे इसकी टांग किसी नुकीली शाखा से टकरा गई है। बाप रे बाप, इसका बहता खून किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अर्जुन इधर उधर देखने लगा। फिर झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें पीसा और उसके जख्म पर लगा दी। खून बहना बंद हो गया। तभी घायल बंदर इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं आते तो मेरा आज काम ही तमाम हो गया था। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया और डरते हुए बोला, अरे, तुम तो एक बंदर हो, तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? बंदर उठकर बैठ गया। यह एक रहस्य है। कौन हो तुम? फिलहाल तो मैं एक बंदर हूँ, लेकिन असल में मैं कौन हूँ, यह रहस्य मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। अगर बता दूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। बरसों बाद कोई इंसान मिला है जिसे देखकर मुझे अपना सा एहसास हुआ है, वरना मैं हर इंसान से बात नहीं करता। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। मैं जंगल में अकेला रहता हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। अरे मेरे भाई, दोस्त तो मेरा भी कोई नहीं है। क्या कहूँ? बंदर ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। बताओ, करोगे? अर्जुन के दिल से डर कम हो गया और वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अर्जुन और बंदर घंटों बातें करते रहे। जब अर्जुन घर जाने लगा तो बंदर बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ। अर्जुन सोचने लगा तो बंदर बोला, ओहो, सोच क्या रहे हो? तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगा ना। तुम कहो तो बर्तन मांज दूंगा। और फिर तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो मुझे अपना दोस्त समझकर अपने घर ले चलो ना। ले भी चलो अब। चलो, ठीक है, चलो मेरे साथ। अर्जुन बंदर को अपने घर ले आया और पूरी रात उससे बातें करता रहा। अगली सुबह अर्जुन बोला, सुनो,
मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने और बाजार में बेचकर शाम तक आऊंगा। ठीक है ना? ओहो, चिंता मत करो, जब तुम लौटोगे तो तुम्हें तुम्हारा घर पूरा साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना। अर्जुन मुस्कुराया और जंगल निकल गया। शाम को जब वह लौटा तो देखा उसका घर एकदम साफ सुथरा था और रसोई से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। आहा हा हा, ये खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। अरे वाह, अरे तुम तो बहुत ही विचित्र बंदर मालूम होते हो, खाना भी बना लेते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। चलो, अब मैं भूखा हूँ, मैंने तो तुम्हारे चक्कर में खाना भी नहीं खाया। अर्जुन और बंदर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। उस दिन के बाद अर्जुन कहीं भी जाता तो बंदर उसके साथ जाता। धीरे धीरे उनकी मित्रता के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। गांव में उन दोनों के बारे में चर्चा होने लगी। हे भैया, यह अर्जुन के साथ में जो बंदर घूमता है, यह कौन है? जंगली बंदर पाल रखा है क्या अर्जुन ने? अरे भैया, अब उससे कोई दोस्ती तो करेगा नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? बंदर से ही दोस्ती करेगा ना, अनाथ कहीं का, मनहूस। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त बंदर से बातें कर रहा था कि तभी चंद्रलेखा वहां आ गई। अर्जुन को बंदर से बातें करते देख वह चौंक गई और डरते हुए बोली, अर्जुन, मैं तो यह देखने आई थी कि जो गांव वाले कह रहे हैं वह सच है या नहीं कि तुम्हारा दोस्त एक बंदर हो गया है। लेकिन यह देखकर तो मैं चौंक गई। यह तो मनुष्य की तरह बोल रहा है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। यह जरूर कोई पिशाच होगा। अरे नहीं चंद्रलेखा, यह कोई पिशाच नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ ना, तो यह हमारे घर की पूरी सफाई करता है, खाना भी तो बनाकर खिलाता है, और क्या मस्त खाना बनाता है यह। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है चंद्रलेखा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी जंगल में अकेला था और अर्जुन अपने गांव में, इसीलिए हम दोनों दोस्त बन गए। क्यों, सही कहा ना मेरे दोस्त? चंद्रलेखा के मन से डर कम हो गया और वह बंदर से बातें करने लगी। तभी वहां साहूकार रतन सिंह और मुखिया पहुंच गए। बंदर को इंसानों की भाषा में बात करते देख वह दोनों चौंक गए। अरे, पागल हो गए हो क्या? अरे, मैं तो यह देखने आया था कि तुम हवेली से अचानक कहाँ चली गई, क्योंकि उड़ते उड़ते खबर मिली थी कि तुम अर्जुन से बातचीत करती हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दृश्य दिखाई दे गया। साहूकार ने गुस्से से कहा, हे अर्जुन, यह बता कि यह बंदर कौन है जो इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? तूने जरूर कोई तंत्र मंत्र या काली सिद्धि की होगी, वरना बंदर कभी भी मनुष्य की भाषा में बात नहीं करते। और नहीं तो क्या? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो साहूकार, इसने जरूर इन सब गांव वालों से बदला लेने के लिए यह सब किया है। आखिर है तो अनाथ। क्यों रे, इस बंदर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। यह बंदर पूरे गांव के लिए खतरा है, मुखिया ने जोर से कहा। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे बस करो, बस बहुत हो गया। इसके आगे तुम दोनों एक शब्द भी नहीं बोलोगे, चुप हो जाओ। अरे, बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने हमको इस गांव में अपमानित किया है। हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमारे माता पिता बताया करते थे कि तुम दोनों उनको भी अपमानित करते थे। लेकिन अब हमारी बात कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह बंदर से ज्यादा हमारा मित्र है। मुखिया जैसे ही बंदर की ओर बढ़ा, अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। ए मुखिया जी, हमने तुमसे जो कहा वह धमकी नहीं, बल्कि चेतावनी थी। चेतावनी। अगर हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई न होगा इस पूरे गांव में। साहूकार रतन सिंह मुखिया से बोला। अरे अरे, छोड़ो मुखिया, छोड़ो, अब इसके भी पर निकल आए हैं।
इसके पर काट दूंगा मैं, लेकिन पहले चंद्रलेखा को घर छोड़ के आता हूँ। मुखिया और साहूकार चंद्रलेखा को लेकर अर्जुन के घर से बाहर निकल गए। बंदर डर गया और अर्जुन से बोला, तुम्हारे गांव के मुखिया और साहूकार मेरी सच्चाई सारे गांव को बता देंगे कि मैं बोल सकता हूँ। कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं चला जाता हूँ मित्र। अर्जुन ने तुरंत बंदर का हाथ पकड़ लिया। नहीं मेरे दोस्त, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे, बचपन से लेकर आज तक हम बस डरते रहे इन गांव वालों से, लेकिन अब और नहीं। चलो, हमारे साथ चलो। अरे कहाँ? गांव के बाहर चलो और हम सबके सामने ऐलान करूंगा कि तुम हमारे सच्चे मित्र हो। तुमने हमको अपना समझा और जब बाकी सबने मुझे अनाथ कह के हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमको मनहूस कहा, तुमने हमको मित्र कहा। हम सबको बताएंगे। चलो, इतना कहकर अर्जुन बंदर को लेकर बाहर निकल आया। कुछ ही देर में साहूकार और मुखिया लाठी लेकर वहां आ पहुंचे। साहूकार बोला, अरे ओ अर्जुन, हम तुझको आखिरी मौका दे रहे हैं। चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी अपने इस बंदर दोस्त के साथ जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यह बंदर गांव के लिए खतरा है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी सबके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज टकराई। मुखिया घबराए अंदाज में बोला, अरे, ये तो घोड़ों की आवाज है। मैंने यह आवाज कहीं सुनी है। हाँ, अरे, ये तो डाकू लखन सिंह के घोड़ों की टाप की आवाज है। हाँ, डाकू लखन सिंह आ गया, साहूकार ने भी दहशत में कहा। तभी दो डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। मुखिया ने साहूकार से कहा, अरे, ये तो डाकू लखन सिंह है। इस साहूकार, उसके साथ उसका साथी भी है। डाकू लखन सिंह तुरंत तलवार लेकर घोड़े से उतरा और साहूकार की गर्दन पर तलवार रख दी। अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गया। मैं तो तेरी हवेली लूटने के लिए इस गांव में आया था। सोचा था कि लूटने के बाद तुझे मार दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले तुझे यहीं मार डालूंगा। तूने बहुत से किसानों की जमीन हथिया ली, बहुत दौलत जमा कर रखी है ना? क्यों रे साहूकार? साहूकार घबरा गया और कांपते हुए बोला, भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जान बख्श दो। मैं हवेली का सारा धन तुमको दे दूंगा भैया। हमको माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तभी लखन सिंह का साथी मुखिया को धक्का देकर बोला, अबे, हवेली का माल तो हम लूटेंगे ही, साथ में तुझे भी ले चलेंगे। क्या तुझे नहीं पता कि डाकू लखन सिंह हमेशा साहूकारों और जमींदारों को ही लूटता है? बंदर, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अर्जुन से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन, अरे, पगला गए हो क्या मित्र? ये दोनों इसी लायक हैं। नहीं, कोई मददवद नहीं करनी है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इंसानियत के नाते तो हमारा फर्ज बनता है। अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो हम में और इन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा? अर्जुन, बोलो भला। बंदर की बात सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। अर्जुन डाकू लखन सिंह से बोला, साहूकार को छोड़ दो। अरे, तू पागल हो गया है क्या रे लड़के? यह साहूकार है, हम इसे लूट रहे हैं। तू बीच में मत पड़। हम अपनी आंखों के सामने किसी की हत्या नहीं देख सकते। छोड़ दो उसको। यह सुनकर दोनों डाकू हक्के बक्के रह गए। लखन सिंह अपने साथी से बोला, अरे, इस गांव में जरूर कुछ जादू टोना है। हमने कभी बोलने वाला बंदर तो नहीं देखा, तो फिर तुम देर मत करो। मैं मुखिया को निपटाता हूँ, तुम साहूकार को खत्म कर दो। इसके बाद हवेली चलते हैं। जल्दी करो। जैसे ही लखन सिंह ने साहूकार पर तलवार का वार किया, बंदर उछलकर बीच में आया। उसने साहूकार को धक्का देकर बचा लिया और वार अपने ऊपर ले लिया। बंदर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उधर अर्जुन ने लखन सिंह के साथी को जोरदार धक्का दिया। वह भी जमीन से टकराकर गिर पड़ा। अरे अरे, भागो,
हम इस लड़के से नहीं लड़ सकते। अरे, इसमें बहुत फुर्ती है। भागो। हाँ, हाँ, तू सही कह रहा है। इस बंदर ने तो मूर्खता की हद पार कर दी। अरे, साहूकार को बचा लिया इसने। सोचो। अरे भागो भागो भागो, चलो चलो भागो। दोनों डाकू घोड़ों पर सवार होकर भाग गए। बंदर जमीन पर पड़ा कराहने लगा। उसके शरीर से खून बहने लगा। यह देखकर मुखिया और साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा। अरे, हमने तुमको कितना गलत समझा। हाँ, हमने तुमको गलत समझा। हमको माफ कर देना। हम तो तुम्हारी हत्या करने के इरादे से आए थे, पर तुमने हमारी जान बचाई। अर्जुन दौड़कर बंदर के पास आ पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, हमारे दोस्त, हमको छोड़कर मत जाना। अरे, तुम्हारे अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। हमारे माता पिता भी कुछ समय पहले चल बसे। अब अगर तू भी चला गया तो हम किसके सहारे जीऊंगा। नहीं दोस्त नहीं, मत जा मत जा। तभी वहां चंद्रलेखा भी आ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमने अपनी मित्रता साबित कर दी मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे आंसू मत बहाओ। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ही तो मैंने साहूकार के ऊपर लगने वाला वार अपने शरीर पर ले लिया। मुझे अफसोस नहीं है। इतना कहकर बंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन घबरा गया और उसे झकझोरने लगा। लेकिन अगले ही पल वह बंदर रंग बिरंगी किरणों से एक राजा में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन, साहूकार, मुखिया और चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, ये तो राजा विक्रम हैं, जो वर्षों पहले लापता हो गए थे और उनके लापता होने के बाद ही रानी रुक्मणी शासन चला रही है। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। हाँ, तुम अंततः श्राप मुक्त हो गए राजन। हाँ, यह सब कुछ अर्जुन की वजह से हुआ है। जानते हो यह कौन है? साधु बाबा ने पूछा। राजा विक्रम ने कहा, हाँ, यह मेरा मित्र है। यह तुम्हारा मित्र तो है ही, लेकिन साथ ही तुम्हारा पुत्र भी है, राजकुमार आदित्य, साधु बाबा ने कहा। यह सुनकर राजा विक्रम और अर्जुन दोनों चौंक गए। साधु महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। साधु ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी और 5 वर्षीय राजकुमार आदित्य के साथ जंगल में खड़े थे। तुम यहीं ठहरो, मैं आदित्य को लेकर थोड़ा टहल कर आता हूँ। मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा। चलो बेटे। राजा विक्रम आदित्य को गोद में उठाकर कुछ दूर ले गए। तभी झाड़ियों में किसी सरसराहट की आवाज आई। ओह, लगता है झाड़ियों में कोई जानवर छिपा है। आदित्य, अब तुझे तीर चलाना सिखाता हूँ। राजा ने धनुष निकाला और झाड़ियों पर तीर छोड़ दिया। अगले ही पल जंगल में मानव की चीख गूंज उठी। राजा विक्रम घबरा गया और दौड़कर झाड़ियों की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके तीर से घायल होकर मृत पड़ा था और पास में उसका बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। तभी वहां साधु प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, यह तूने क्या कर दिया? तूने एक निर्दोष मनुष्य की हत्या कर दी। यह साधु महाराज, यह मुझसे भूलवश हो गया। मुझे लगा था कि यह कोई जानवर है। क्या तूने यहाँ पर आकर देखा था? तूने इस बालक को अनाथ कर दिया। यह बालक जीवन भर तड़पेगा। तेरी प्रजा तेरी संतानें हैं। अगर तुझ में इंसानियत नहीं तो तुझ में और जानवर में कोई अंतर नहीं। मैं एक राजा हूँ और राजा से गलती हो जाती है महाराज। तू तो गया। अब तू राजा नहीं, एक बंदर बनेगा। साधु के इतना कहते ही राजा विक्रम बंदर में परिवर्तित हो गया। मुझे माफ कर दो साधु महाराज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तेरे प्रायश्चित का उपाय बताता हूँ। तेरा पुत्र, यह राजकुमार आदित्य जवानी तक एक अनाथ की तरह जिएगा।
उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वह किसका पुत्र है। वह गरीबों के बीच में पलेगा, और जब तक तू बंदर के रूप में किसी मनुष्य से सच्ची मित्रता नहीं करेगा और जब तक तू अपनी जान किसी और की रक्षा में नहीं देगा, तब तक तू बंदर ही रहेगा। अगले ही पल आदित्य रंग-बिरंगी किरणों में गायब हो गया। राजा विक्रम ने चीख कर पूछा, अरे अरे, मेरा पुत्र कहाँ गया? वह तुझे तभी मिलेगा जब तू श्राप मुक्त होगा। यह सब सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी अर्जुन के सिर में दर्द हुआ और उसकी सारी बीती यादें लौट आईं। पिताजी, पिताजी, मुझे सब याद आ रहा है। 5 वर्ष की उम्र में मैं आप और माँ के साथ जंगल गया था। राजा विक्रम ने भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लिया। जिसे मैंने मित्र माना, वह मेरा पुत्र निकला। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, अब तुम्हारी सजा समाप्त होती है राजा विक्रम। जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ। साधु ने अर्जुन और गांव की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी इस बालक के साथ किया, वह श्रापवश था। अब यह सब कुछ समाप्त हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग-बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। अर्जुन, मेरे बेटे अर्जुन, हमको क्षमा कर दो। हमने तुझे मनहूस, अनाथ और न जाने क्या क्या कहा, जबकि तू तो राजकुमार निकला। मेरे बेटे, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। साहूकार और मुखिया ने अर्जुन के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य को लेकर महल चले आए। वहां रानी रुक्मणी ने अपने पुत्र को देखकर रोते हुए उसे गले से लगा लिया। सारा राज्य आनंदित हो गया। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य ने साहूकार की पुत्री चंद्रलेखा से विवाह कर लिया। साहूकार और मुखिया ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया और गांव वालों के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगे। आदित्य और चंद्रलेखा ने साथ में शासन की बागडोर संभाली और प्रजा की सेवा करने लगे। उनका राज्य खुशहाल और न्यायपूर्ण था, जहां कोई भी अनाथ या गरीब नहीं था, क्योंकि अब राजा और रानी खुद गरीबों का दर्द समझते थे। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। गांव के सबसे पुराने घर में, जहां दादी नानी की कहानियों की खुशबू अभी भी दीवारों में बसी थी, वहां कभी खुशियों का राज था। रमाबाई और धीरज लाल का यह छोटा सा संसार था, जहां उनके इकलौते बेटे मोहन की हंसी खुशी गूंजती थी। धीरज लाल कभी गांव के सबसे मेहनती किसान हुआ करते थे। उनके हाथों में जादू था, जो भी बीज वे बोते, वह सोना बनकर लहलहाता। रमाबाई की रसोई से निकलने वाली खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी। पड़ोसी कहा करते, रमा की हाथ में स्वाद है। मोहन बचपन से ही अपने माता पिता के आंखों का तारा था। स्कूल से आकर सबसे पहले वह अपनी माँ के पास दौड़ता और कहता, माँ, आज मैंने क्लास में फर्स्ट किया। रमाबाई उसे प्यार से सीने से लगाती और कहती, मेरा राजा बेटा। लेकिन समय के साथ बदलाव आया। धीरज लाल के घुटनों में दर्द शुरू हुआ। रमाबाई की आंखों में धुंधलापन बढ़ने लगा। फिर भी वे दोनों अपने बेटे की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। 2 साल पहले जब कुसुम इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो सारा घर खुशियों से भर गया था। शादी के दिन रमाबाई ने अपने सारे गहने उतारकर बहू को पहनाए थे। यह मेरी माँ के गहने हैं, बेटी। आज से यह तेरे हैं। रमाबाई ने प्यार से कुसुम के माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। कुसुम के पिता ने रमाबाई के हाथ पकड़कर कहा था, भाभी जी, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, कभी कोई कमी महसूस न होने देना। अरे भाई साहब, यह हमारी लक्ष्मी है, इसे कोई कमी कैसे हो सकती है? धीरज लाल ने आशीर्वाद देते हुए कहा था। पहले महीने तक कुसुम बहुत शांत और समझदार लगती थी। वह रमाबाई के साथ रसोई में काम करती, उनसे खाना बनाना सीखती। धीरज लाल को बाबूजी कहकर सम्मान देती। मम्मी जी,
यह सब्जी कैसे बनाते हैं? कुसुम पूछती। अरे बेटा, पहले प्याज को इस तरह काटो, रमाबाई धैर्य से सिखाती। लेकिन धीरे धीरे कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। शहर में पलीबड़ी कुसुम को गांव का सादा जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता कि उसकी सहेलियां शहर में कितना आराम की जिंदगी जी रही हैं। धीरे धीरे कुसुम का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह माँ बाप का सम्मान करती थी, अब उनसे बात करते समय चिढ़ाहट दिखाने लगी। एक दिन सुबह जब रमाबाई दूध गर्म कर रही थी, तो उन्होंने गलती से दूध उबाल दिया। अरे यह क्या किया आपने? सारा दूध खराब कर दिया। कुसुम ने झल्लाकर कहा, माफ करना बेटा, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रमाबाई ने दुखी स्वर में कहा, हमेशा यही बहाना। आंखें खराब है तो रसोई में क्यों आती हैं? कुसुम का स्वर कटु था। धीरज लाल ने यह सुना तो बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, इसका तो व्यवहार ही बदल गया है। कल तक जो मम्मी जी कहकर प्यार से बात करती थी, आज वही ऐसे बोल रही है जैसे हम इसके नौकर हों। मोहन इन सब बातों से अनजान था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर आता। घर की स्थिति का उसे पूरी तरह पता नहीं था, क्योंकि कुसुम उसके सामने अपना असली रूप नहीं दिखाती थी। सुबह के 4 बजे थे। अभी अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। रमाबाई अपनी पुरानी हड्डियों के दर्द के बावजूद उठकर घर की सफाई में लग गईं। उनकी उंगलियों में गठिया का दर्द था, कमर में ऐंठन थी, फिर भी वे अपने बेटे और बहू के लिए घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रही थी। झाड़ू पकड़ते समय उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में मोतियाबिंद की वजह से धुंधलापन था, इसलिए वे ठीक से साफ नहीं कर पा रही थी। कोने में धूल रह जाती थी। सूरज की पहली किरण जब घर में आई तो कुसुम की नींद खुली। उसने देखा कि घर में अभी भी धूल के कण हवा में तैर रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की? कुसुम ने मन ही मन कहा। फिर तेज आवाज में चिल्लाई, ठीक से काम भी नहीं करती, सारा घर मुझे साफ करना पड़ता है। रमाबाई का दिल बैठ गया। वे जानती थी कि उनसे पहले जैसा काम नहीं हो पा रहा, लेकिन वे पूरी कोशिश कर रही थी। बेटी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, रमाबाई ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश? यह है कोशिश? कुसुम ने झाड़ू छीनते हुए कहा। देखिए, इस तरह करते हैं। उसने झाड़ू को इतनी जोर से चलाया कि धूल उड़कर रमाबाई के चेहरे पर आ गई। पास ही धीरज लाल बैठे यह सब देख रहे थे। उनका दिल भर आया। वे उठकर अपनी पत्नी के पास गए। क्यों परेशान हो रही हो? मैं कर देता हूँ, धीरज लाल ने कहा। आप भी बैठिए, आपके घुटनों में दर्द है। मैं कर लूंगी, रमाबाई ने अपने पति को रोकते हुए कहा। कुसुम यह सब सुनकर और भी गुस्सा हो गई। अब एक दूसरे को बचाने का नाटक शुरू कर दिया। काम नहीं करना तो सीधे कह दीजिए। उसी समय घर के पीछे से आवाज आई। पड़ोसी सुंदर काकी अपने बर्तन मांजते हुए गुनगुना रही थी। उनकी आवाज सुनकर रमाबाई को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। कभी मैं भी इसी तरह खुश होकर गाते हुए काम करती थी, रमाबाई ने मन में सोचा। मोहन छोटा था तो वह मेरे पास आकर कहता था, माँ, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। आज वही मोहन नहीं, मोहन तो अच्छा है। यह तो उसकी पत्नी है जो। यह सब सोचते हुए रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए काम में लग गईं। इधर कुसुम रसोई में नाश्ता बनाने गई। उसने अपने लिए तो ताजा पराठे बनाए, लेकिन रमाबाई और धीरज लाल के लिए कल की बची रोटियां गर्म करके रख दी। यह क्या है? धीरज लाल ने देखा तो पूछा। नाश्ता है, खा लीजिए, कुसुम ने रूखे स्वर में कहा। यह तो कल की रोटी है, धीरज लाल ने धीमे स्वर में कहा। तो क्या हुआ? खराब तो नहीं हुई? मैं क्या रोज नई रोटी बनाऊं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या?
कुसुम ने तुनक कर जवाब दिया। रमाबाई ने अपने पति का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। वे जानती थी कि अगर कोई बात कही तो और भी झगड़ा हो जाएगा। चलिए खा लेते हैं, भगवान का दिया है, रमाबाई ने धैर्य से कहा। खेत में मोहन अपने काम में मगन था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं घर की चिंता थी। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि घर का माहौल बदल गया है। कुछ तो अजीब बात है, मोहन ने अपने दोस्त रामू से कहा। माँ और कुसुम में हमेशा कुछ तनाव सा रहता है, क्यों भाई? क्या हुआ? रामू ने पूछा। पता नहीं यार, घर आता हूँ तो लगता है जैसे कोई चुप चुप का माहौल है। माँ कम बोलती है, पिताजी भी। और कुसुम, वो तो मेरे सामने बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ तो बात है। अरे ऐसे तो होता है यार, नई बहू है, समय लगता है सबको समझने में, रामू ने समझाया। हाँ, शायद तू सही कह रहा है, मोहन ने कहा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसी शाम घर जाते समय मोहन ने सोचा कि वह घर की स्थिति को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो कुसुम ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। आइए आइए, कितना काम किया आपने आज। मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाया है, कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन खुश हो गया। उसे लगा कि शायद उसका संदेह गलत था। माम बाबा कहाँ हैं? मोहन ने पूछा। बाहर आंगन में बैठे हैं, मैंने उनके लिए भी खाना लगाया है, कुसुम ने झूठ बोला। मोहन बाहर गया तो देखा कि उसके माता पिता सादा दाल चावल खा रहे हैं। माँ, यह क्या? मेरे लिए इतना? अरे बेटा, हमारी उम्र में ज्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, यह सादा खाना हमारे लिए अच्छा है। रमाबाई ने बेटे की नौ परेशानी न बढ़े इसलिए झूठ बोला। मोहन को संतुष्टि हो गई, लेकिन रमाबाई का दिल भर आया कि उन्हें अपने बेटे से झूठ बोलना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुसुम का व्यवहार और भी बुरा होता गया। अब वह रमाबाई से खुलेआम बदतमीजी करने लगी। एक दिन रमाबाई सब्जी काट रही थी। उनके हाथों में कंपन की वजह से सब्जी के टुकड़े अलग अलग साइज में कट रहे थे। अरे यह क्या काटा है आपने? देखिए तो कैसे बेढंगे टुकड़े हैं, कुसुम ने चिल्लाकर कहा। बेटा, हाथ कांप जाते हैं। कोशिश तो कर रही हूँ, रमाबाई ने दुखी स्वर में कहा। कोशिश? अरे ठीक से नहीं हो सकता तो मुझे क्यों नहीं कह देती? मैं कर देती, कुसुम ने सब्जी का कटोरा छीनते हुए कहा। तो फिर मैं क्या करूं? बैठकर हाथ पर हाथ रखूं? रमाबाई ने हैरानी से पूछा। हाँ, वही करिए, आपकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ता है, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। यह सुनकर रमाबाई को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। वे चुपचाप उठकर चली गईं। धीरज लाल ने यह सब देखा था। उनका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वे अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रह गए। जब हरीश और रमेश ने मोहन को शहर की नौकरी के बारे में बताया, तो मोहन की आंखों में नई उम्मीद जगी। सच में 25,000 महीना मिलेगा? मोहन ने उत्साह से पूछा। हाँ भाई, और यह सिर्फ शुरुआत है, काम अच्छा करोगे तो बढ़ती भी मिलेगी, हरीश ने बताया। मोहन के मन में गणना चलने लगी। अभी मैं महीने के 4,500 कमाता हूँ। अगर 25,000 मिलने लगे तो माँ के आंखों का ऑपरेशन, पिताजी के घुटनों का इलाज, घर की मरम्मत, कुसुम के लिए कुछ गहने, सब कुछ हो सकेगा। लेकिन वहाँ रहना पड़ेगा ना? मोहन ने चिंता जताई। हाँ, कंपनी का हॉस्टल है, खाना पीना सब वही मिलता है, रमेश ने बताया। तो फिर घर कैसे आऊंगा? मोहन ने पूछा। महीने में एक बार छुट्टी मिलती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, हरीश ने कहा। मोहन का मन बना गया। वह घर जाकर इस बारे में सबसे बात करने का फैसला किया। घर पहुंचकर मोहन ने अपने परिवार को नौकरी की खुशखबरी दी। 25,000 महीना। धीरज लाल की आंखें चमक उठीं।
बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब हम सबकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मोहन ने खुशी से कहा। रमाबाई की आंखों में खुशी और चिंता दोनों थी। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी दूर अकेले रहना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, महीने में एक बार आऊंगा और फोन से बात होती रहेगी, मोहन ने समझाया। कुसुम की आंखों में लालच की चमक थी। 25,000, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं हैं। अब तो मैं भी शहरी औरतों की तरह अच्छे कपड़े पहनूंगी, सोने के गहने पहनूंगी। लेकिन बेटा, अकेले सब संभाल पाओगे? धीरज लाल ने चिंता जताई। हाँ पिताजी, और वैसे भी कुसुम है ना यहाँ, वो माँ बाप का ख्याल रखेगी, मोहन ने कुसुम की तरफ देखते हुए कहा। कुसुम ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं सबका ख्याल रखूंगी। रमाबाई के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें लग रहा था कि कुसुम का वादा सच्चा नहीं है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। 2 दिन बाद मोहन की विदाई का दिन आया। सुबह से ही घर में अलग सा माहौल था। रमाबाई ने अपने हाथों से मोहन के लिए उसके पसंदीदा पराठे बनाए। उन्होंने प्यार से उसका सामान पैक किया। बेटा, यह तुम्हारे पिताजी की पुरानी शर्ट है, सफर में काम आएगी, रमाबाई ने कहा। और यह तुम्हारी दादी की अंगूठी है, हमेशा साथ रखना, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। उन्होंने मोहन के हाथ में एक पुरानी अंगूठी रखी। धीरज लाल अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, ईमानदारी से काम करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। जी पिताजी, मोहन की आंखों में आंसू आ गए। और सुनो, धीरज लाल ने आगे कहा, वहाँ कोई तुम्हें बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, तुम अच्छा काम करते रहना। मोहन ने अपने माता पिता के पैर छुए। माँ बाप का आशीर्वाद है तो सब अच्छा होगा। कुसुम खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास भावना नहीं थी, वह बस इंतजार कर रही थी कि मोहन जल्दी चला जाए ताकि वह अपनी मनमानी कर सके। कुसुम, माँ बाप का ख्याल रखना, कोई तकलीफ हो तो पड़ोसियों से मदद लेना, मोहन ने कुसुम से कहा। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं देख लूंगी, कुसुम ने लापरवाही से कहा। मोहन चला गया। रमाबाई और धीरज लाल दरवाजे पर खड़े होकर तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। मोहन के जाने के ठीक अगले दिन से कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले तो उसने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू किया। यह चाय ठीक से नहीं बनी, कुसुम ने रमाबाई की बनाई चाय के बारे में कहा। क्या हुआ बेटा? मैंने वैसे ही बनाई है जैसे तुम्हें पसंद है, रमाबाई ने पूछा। पसंद? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, अब से मैं खुद चाय बनाऊंगी, कुसुम ने कड़कते हुए कहा। धीरे धीरे कुसुम का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह रमाबाई से घर का सारा काम करवाती, लेकिन हर काम में नुक्ता निकालती। यह सफाई ठीक से नहीं हुई, यह खाना बेस्वाद है, कपड़े ठीक से नहीं धुले। रमाबाई हर बार धैर्य से सुनती और फिर से वह काम करती, लेकिन उनका दिल टूटता जा रहा था। एक दिन कुसुम की हद हो गई। रमाबाई फर्श पोंछ रही थी। उनकी कमर में दर्द था, इसलिए वे धीरे धीरे काम कर रही थी। अरे कितनी देर लगाओगी? मुझे भी तो काम करना है, कुसुम ने गुस्से से कहा। बस हो गया बेटा, 2 मिनट और, रमाबाई ने कहा। 2 मिनट? अभी तक आधा घर भी नहीं हुआ। हटिए, मैं करती हूँ, कुसुम ने पोछा छीनते हुए कहा। फिर उसने इतनी जोर से पोछा मारा कि गंदा पानी रमाबाई की साड़ी पर गिर गया। अरे देखिए क्या किया आपने, रमाबाई ने हैरानी से कहा। मैंने क्या किया? आप ही तो बीच में आ गई, कुसुम ने उल्टा रमाबाई को ही दोष दिया। रमाबाई चुपचाप अपनी साड़ी साफ करने चली गई। वे समझ गई थी
कि अब कुसुम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। जैसे ही मोहन की पहली तनख्वाह आई, कुसुम की आंखों में और भी लालच आ गया। मोहन ने 20,000 रुपए घर भेजे थे। वाह, इतने सारे पैसे! कुसुम ने पैसे गिनते हुए कहा। बेटा, यह पैसे घर के खर्च के लिए हैं। मोहन ने कहा था कि पिताजी के इलाज के लिए रखना। रमाबाई ने कहा, इलाज? अभी तो ठीक ठाक है, पहले मेरे कुछ जरूरी काम है। कुसुम ने पैसे अपनी तिजोरी में रखते हुए कहा। लेकिन बेटा, रमाबाई ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। पैसे मेरे पास हैं, तो मैं जानूं कि कैसे खर्च करना है, कुसुम ने तुनक कर कहा। उसी दिन कुसुम ने बाजार जाकर अपने लिए नए कपड़े, चूड़ियां और कॉस्मेटिक का सामान खरीदा। घर के खर्च के लिए कुछ भी नहीं लाई। शाम को जब वह सारा सामान लेकर घर आई तो रमाबाई ने देखा। बेटा, यह सब क्या लाई हो? रमाबाई ने पूछा। मेरे कपड़े थे। मोहन ने कहा था कि जो चाहिए वो खरीद लेना। कुसुम ने झूठ बोला। लेकिन घर के लिए कुछ नहीं लाई? राशन भी खत्म हो रहा है। रमाबाई ने चिंता से कहा। राशन की क्या जल्दी है, अभी चल जाएगा, कुसुम ने लापरवाही से कहा। रमाबाई समझ गई कि कुसुम पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। अगले महीने की तनख्वाह आने के बाद कुसुम का व्यवहार और भी घटिया हो गया। अब वह खुलेआम भेदभाव करने लगी। खाने के मामले में तो हद हो गई। कुसुम अपने लिए अच्छा खाना बनाती, लेकिन रमाबाई और धीरज लाल के लिए बासी या सादा खाना रख देती। एक दिन कुसुम ने अपने लिए चिकन करी बनाई। घर में खुशबू फैल गई। धीरज लाल के मुंह में पानी आ गया। वाह बेटा, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, धीरज लाल ने कहा। जी हाँ, मोहन को बहुत पसंद है, सोचा कि बना लूं, कुसुम ने कहा। तो हम सबके लिए परोसो, धीरज लाल ने कहा। अरे नहीं, यह सिर्फ मेरे लिए है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है। आपके लिए दाल चावल ठीक है, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। धीरज लाल और रमाबाई का दिल बैठ गया। उन्होंने चुपचाप अपना सादा खाना खाया। रात को सोते समय रमाबाई ने अपने पति से कहा, इसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। लगता है जैसे हम इसके घर में रह रहे हैं, अपने घर में नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करें? मोहन को कैसे बताएं? उसकी मेहनत की कमाई से ही तो घर चल रहा है। धीरज लाल ने दुखी होकर कहा। भगवान ही मालिक है, देखते हैं क्या होता है, रमाबाई ने आह भरते हुए कहा। तीसरे महीने में कुसुम का व्यवहार इतना बुरा हो गया कि रमाबाई और धीरज लाल का जीना दूभर हो गया। एक दिन रमाबाई अपनी पुरानी साड़ी धो रही थी। उनके पास सिर्फ 2 साड़ियां थी, इसलिए वे बारी बारी से धोकर पहनती थी। कुसुम ने देखा तो चिल्लाई, अरे यह क्या, अभी तक कपड़े धो रही हैं? मुझे नहाना है। बस 5 मिनट बेटा, हो जाएगा, रमाबाई ने कहा। 5 मिनट? नहीं, अभी हटिए वहां से, कुसुम ने रमाबाई को धक्का देकर कहा। धक्के से रमाबाई लड़खड़ाकर गिर गई। उनके हाथ में चोट लग गई। अरे बेटा, मैं गिर गई, रमाबाई ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो क्या हुआ? ठीक से खड़ी हुई होती तो नहीं गिरती, कुसुम ने निर्दयता से कहा। धीरज लाल यह देखकर गुस्से से आ गए। यह क्या बदतमीजी है, अपनी सास के साथ ऐसे बर्ताव करती हो? सास? अरे ये सास नहीं, बोझ है मेरे ऊपर। मैं इनकी गुलामी करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। तुम्हारी यह मजाल, हमारे अपने घर में हमसे ऐसे बात करती हो? धीरज लाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अपना घर? अब यह मेरा घर है, मेरे पति की कमाई से चलता है, आपकी तो कोई आमदनी ही नहीं है, कुसुम ने जहर उगलते हुए कहा। यह सुनकर धीरज लाल का दिल टूट गया।
वे समझ गए कि अब यहाँ उनका और उनकी पत्नी का रहना मुश्किल हो गया है। कुसुम को शहर से खबर आई कि मोहन अब अगले 6 महीने तक घर नहीं आ सकेगा, क्योंकि कंपनी का काम बढ़ गया है। यह खबर सुनकर कुसुम की आंखों में शैतानी चमक आई। अब तो पूरी छूट मिल गई। अब मैं इन दोनों बुढ़ड़ों को यहाँ से निकाल दूंगी। एक सुबह जब रमाबाई और धीरज लाल सो रहे थे, कुसुम ने उनके कपड़े और सामान निकालकर आंगन में फेंक दिए। उठिए, निकलिए यहाँ से। कुसुम की चीख सुनकर दोनों की नींद खुली। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? रमाबाई ने डरते हुए पूछा। निकलिए मेरे घर से, आज से आप दोनों यहाँ नहीं रह सकते। कुसुम ने निर्दयता से कहा। यह क्या कह रही हो? यह हमारा अपना घर है। धीरज लाल ने हैरानी से कहा। था आपका घर था, अब मेरा है। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। निकलिए, कुसुम ने और भी अकड़ते हुए कहा। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? यह तो हमारे बेटे का घर है। रमाबाई ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे क्या पता आप कहाँ जाएंगे? बस मेरी नजरों से दूर हो जाइए। कुसुम ने क्रूरता से कहा। तुमने जो किया है, इसकी सजा तुम्हें भगवान देगा। धीरज लाल ने कांपती आवाज में कहा। भगवान कुछ नहीं होता। निकलिए जल्दी। कुसुम ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेचारे रमाबाई और धीरज लाल अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से बाहर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपार दुख। तेज धूप में बेसहारा खड़े रमाबाई और धीरज लाल को देखकर पड़ोसी राम सिंह का दिल पसीज गया। अरे भाई धीरज लाल, यह क्या हाल है? यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? राम सिंह ने दौड़कर आते हुए पूछा। धीरज लाल ने आंसू पोंछते हुए सारी कहानी बताई। राम सिंह का दिल भर आया। यह क्या कह रहे हो? कुसुम ने ऐसा किया। राम सिंह ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, अब पता नहीं कहाँ जाएं। मेरी इस उम्र में कहाँ जाकर सिर छुपाएं? धीरज लाल ने रोते हुए कहा। अरे क्या कहते हो? चलिए मेरे साथ, मेरे पास एक पुरानी झोपड़ी है, आप वहाँ रह सकते हैं। राम सिंह ने तुरंत कहा। नहीं भाई, हम तुम्हारे लिए परेशानी का कारण कैसे बन सकते हैं? रमाबाई ने कहा। अरे क्या परेशानी की बात कर रही हैं भाभी जी? हम सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। राम सिंह ने उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी में पहुंचाया। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, एक चूल्हा था और कुछ बुनियादी सामान था। यहाँ आप आराम से रह सकते हैं। खाने पीने की चिंता मत करिए, हमारे घर से आता रहेगा। राम सिंह ने कहा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, रमाबाई ने आशीर्वाद देते हुए कहा। उस रात रमाबाई और धीरज लाल ने एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोया। वे सोच रहे थे कि जिस बहू को उन्होंने अपनी बेटी समझा था, उसी ने उन्हें घर से निकाल दिया। राम सिंह की झोपड़ी में रहना रमाबाई और धीरज लाल के लिए बहुत कठिन था। वे अपने आरामदायक घर की आदत में थे, लेकिन अब उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। रमाबाई को चूल्हा जलाने में दिक्कत होती थी। उनकी आंखों में धुंधलापन था और हाथों में कंपन था। अरे यह चूल्हा जल ही नहीं रहा। रमाबाई ने परेशान होकर कहा। दे मैं जलाता हूँ। धीरज लाल ने कहा, लेकिन उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वे बैठ नहीं सकते थे। राम सिंह की पत्नी शांति देवी रोज उनके लिए खाना लेकर आती थी। भाभी जी, यह देखिए, आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। शांति देवी ने कहा। तुम लोग हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए बोझ बन रहे हैं। रमाबाई ने दुखी होकर कहा। अरे क्या बात कर रही हैं? आप हमारे बड़े हैं, हमारा धर्म है कि आपकी सेवा करें। शांति देवी ने कहा। पास पड़ोस के लोग भी रमाबाई और धीरज लाल की मदद करने आते थे। कोई दूध लेकर आता, कोई सब्जी, कोई कपड़े। देखिए भाभी जी, गांव के सभी लोग आपका कितना सम्मान करते हैं।
और आपकी अपनी बहू ने, शांति देवी ने बात अधूरी छोड़ दी। जाने दे बेटा, शायद उसकी नादानी है। मोहन के आने पर सब ठीक हो जाएगा, रमाबाई ने धैर्य रखते हुए कहा। शहर में मोहन अपने काम में पूरी मेहनत कर रहा था। उसे लगता था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना रहा है। एक दिन उसके ऑफिस में राकेश नाम का एक आदमी आया। वह बहुत शालीन लग रहा था और महंगे कपड़े पहने हुए था। भाई मोहन, मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, राकेश ने कहा। जी हाँ, मैं अपना काम पूरी मेहनत से करता हूँ, मोहन ने जवाब दिया। मैं आपको एक बिजनेस का ऑफर देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें तो महीने के लाखों कमा सकते हैं, राकेश ने लुभावना प्रस्ताव दिया। मोहन की आंखें चमक उठीं। लाखों? यह कैसे संभव है? देखिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 5 लाख लगाइए, मैं भी 5 लाख लगाऊंगा। 3 महीने में 50 लाख का प्रॉफिट होगा, राकेश ने समझाया। मोहन के दिमाग में गणना चलने लगी। 50 लाख? इतने पैसे होंगे तो माँ बाप का पूरा इलाज हो जाएगा। घर भी बड़ा बना सकूंगे, लेकिन मेरे पास 5 लाख कहाँ है? मोहन ने पूछा। अरे यह कोई बड़ी बात है। आप अपने घर से गहने और जमा पूंजी मंगवा लीजिए। 3 महीने बाद सब वापस कर देंगे और साथ में मुनाफा भी मिलेगा, राकेश ने सुझाव दिया। मोहन का मन ललचा गया। उसने घर चिट्ठी लिखी। कुसुम, मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया है। तुम्हारे सारे गहने और जो पैसे बचत में हैं, सब भेज दो। बहुत बड़ा फायदा होगा। कुसुम ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल बैठ गया। वे गहने तो उसकी शान थे, लेकिन मोहन के दबाव में उसने सब कुछ भेज दिया। राकेश ने पैसे लेकर मोहन से कहा, भाई, मैं अभी गुजरात जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करने। 3 महीने बाद वापस आकर आपको सारे पैसे दूंगा। राकेश चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मोहन को पता चला कि वह एक धोखेबाज था जो लोगों को बहकाकर उनके पैसे ठगता था। जब मोहन को पता चला कि राकेश ने उसे ठग लिया है, तो उसकी दुनिया हिल गई। यह क्या हो गया? मेरे सारे पैसे, कुसुम के गहने, सब कुछ खत्म। मोहन ने अपना सिर पीट लिया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन राकेश का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। वह एक प्रोफेशनल फ्रॉड था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कंपनी के मालिक को जब पता चला कि मोहन पैसों के चक्कर में फंसा है, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम एक जुआरी हो। हमारे ऑफिस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, मालिक ने कड़कते हुए कहा। मोहन सड़क पर आ गया। उसके पास न पैसे थे, न नौकरी, न कोई जगह रहने की। कुछ दिनों तक वह स्टेशन पर सोया। भूख लगती तो कहीं कहीं से मांगकर खाना खाता। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया। अरे यह वही है जिसने राकेश के साथ मिलकर हमारे साथी को ठगा था, एक बदमाश ने कहा। नहीं भाई, मैं भी तो ठगा गया हूँ। मैं राकेश का साथी नहीं हूँ, मोहन ने डरते हुए कहा। चुप, हमें पता है तू उसका साथी है, दूसरे बदमाश ने कहा। उन्होंने मोहन को बुरी तरह पीटा। उसके चेहरे पर खून आ गया, कपड़े फट गए। अगर दोबारा दिखा तो जान से मार देंगे, एक बदमाश ने धमकी देकर कहा। मोहन वहां से किसी तरह भागा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब उसे अपने घर और परिवार की याद आई। अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मोहन ने सोचा। जब मोहन अपने गांव पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर हो गया था।
घर पहुंचकर उसने कुसुम को आवाज लगाई, कुसुम। कुसुम दरवाजा खोलकर आई तो मोहन की हालत देखकर चौंक गई। यह क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ थे इतने दिन? कुसुम ने पूछा। पहले तुम मुझे माँ बाप से मिलवाओ। वे कहाँ हैं? मोहन ने तुरंत पूछा। कुसुम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि अब झूठ नहीं छुप सकता। वो कुसुम हकलाने लगी। कहाँ है मेरे माँ बाप? मोहन की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थी। कुसुम ने पूरी कहानी नहीं बताई। वह अभी भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मोहन को शक हुआ। वह तुरंत बाहर निकला और पड़ोसियों से पूछने लगा, अंकल, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? घर में नजर नहीं आ रहे। मोहन ने रामेश अंकल से पूछा। रामेश अंकल की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दिया है। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? मोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, 2 महीने पहले की बात है। कुसुम ने बेचारे बुजुर्गों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वे राम सिंह की झोपड़ी में रह रहे हैं। रामेश अंकल ने दुखी होकर बताया। मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन पहले वह अपने माता पिता से मिलना चाहता था। राम सिंह की झोपड़ी में पहुंचकर मोहन ने जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल टूट गया। रमाबाई एक फटी हुई साड़ी पहने जमीन पर लेटी थी। धीरजलाल दीवार का सहारा लेकर बैठे थे। दोनों की हालत बहुत खराब थी। मां, बाप। मोहन की आवाज सुनकर दोनों ने सिर उठाया। कौन है? मोहन, रमाबाई ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ मां, मैं हूँ आपका मोहन, मोहन ने रोते हुए कहा। मोहन अपने माता पिता के पैरों में गिर गया। मां, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इस हालत में अकेला छोड़ दिया। बेटा, तू कब आया? तेरी बहू ने तो कहा था कि तू 6 महीने नहीं आएगा, धीरजलाल ने कहा। पिताजी, यह सब क्या हुआ? आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? मोहन ने आंसू पोंछते हुए पूछा। रमाबाई ने धीरे धीरे सारी कहानी बताई। कैसे कुसुम ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, कैसे उन्हें घर से निकाला। लेकिन बेटा, कुसुम पर गुस्सा मत करना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। रमाबाई ने अभी भी अपनी बहू के लिए अच्छे शब्द कहे। मोहन की आंखों में गुस्से की आग थी। नहीं माँ, जो उसने किया है वो अक्षम्य है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं बेटा, हिंसा से कुछ हल नहीं होगा। पहले तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? धीरजलाल ने पूछा। मोहन ने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसकी नौकरी गई, कैसे उसे पीटा गया। बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत कर, फिर से मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रमाबाई ने अपने बेटे को सांत्वना दी। मोहन को अपने माता पिता का प्यार और धैर्य देखकर और भी दुख हुआ। इतनी मुसीबत में भी ये मुझे सांत्वना दे रहे हैं। मोहन अपने माता पिता को लेकर घर लौटा। कुसुम दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। यह क्या है? इन्हें वापस क्यों लाए हैं? कुसुम ने बेशर्मी से पूछा। मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या कह रही हो? ये मेरे माँ बाप हैं और यह उनका घर है। था, उनका घर था, अब मेरा है। मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, कुसुम ने अड़ियल बच्चे की तरह कहा। मोहन ने कुसुम का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। तुमने यह क्या किया है? मेरे बूढ़े माँ बाप को तुमने घर से निकाल दिया। हाँ, निकाला है और फिर से निकाल दूंगी। मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। मोहन ने कुसुम को जोर से धक्का दिया। निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कुसुम डर गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मुसीबत आ गई है।
मुझे माफ कर दो, मैं गलती मानती हूँ। कुसुम ने रोना शुरू कर दिया। माफी? जो माँ बाप को रोड पर लाकर खड़ा कर दे, उसके लिए कोई माफी नहीं, मोहन ने गुस्से से कहा। रमाबाई ने मोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, गुस्सा शांत कर। यह भी तो हमारी बेटी है। नहीं माँ, जिसने आपको माँ नहीं माना, वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मोहन ने कहा। कुसुम को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मोहन की दुर्दशा देखकर, अपने सास ससुर की बुरी हालत देखकर उसे अपनी गलतियों का पता चला। मैंने क्या किया है? पैसों के लालच में मैंने अपना घर ही बर्बाद कर दिया, कुसुम ने मन में सोचा। वह रमाबाई के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उठ बेटा, गलती हो जाती है, रमाबाई ने प्यार से कहा। नहीं माँ जी, यह गलती नहीं, पाप था। मैंने आपको अपना दुश्मन समझा जबकि आप तो मेरी माँ हैं, कुसुम ने रोते हुए कहा। धीरज लाल भी द्रवित हो गए। बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा मत करना। नहीं बाबूजी, मैं वादा करती हूँ कि अब से आपकी सेवा करूंगी, आपको माँ बाप से बढ़कर मानूंगी, कुसुम ने सच्चे दिल से कहा। मोहन अभी भी गुस्से में था। इसकी बातों में मत आइए, यह बहुत झूठी है। नहीं मोहन, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे अहंकार हो गया था, अब मैं बदल गई हूँ, कुसुम ने सच्चाई से कहा। रमाबाई ने मोहन को समझाया। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, माफ करना भी धर्म है। धीरे धीरे मोहन का गुस्सा शांत हुआ। उसने कुसुम को एक और मौका देने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन अब अगर माँ बाप के साथ जरा भी बुरा व्यवहार किया तो नहीं करूंगी मोहन, कसम खाती हूँ, कुसुम ने दृढ़ता से कहा। उसी दिन से कुसुम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह रमाबाई को कोई काम नहीं करने देती, उन्हें आराम करने को कहती। माँ जी, आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ, कुसुम ने कहा। अरे बेटा, तू अकेली सब काम करेगी? रमाबाई ने पूछा। हाँ माँ जी, अब मैं सब संभाल लूंगी, आप तो मेरी माँ है, माँ से काम करवाना पाप है, कुसुम ने सच्चे दिल से कहा। धीरज लाल की आंखों में खुशी के आंसू आए। यह वही कुसुम है जो शादी के समय आई थी। कुसुम ने घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया, खेत में भी काम करने जाने लगी, मोहन के साथ मिलकर परिवार चलाने की कोशिश करने लगी। मैं सिलाई सीखूंगी, गांव की औरतों के कपड़े सिलकर पैसे कमाऊंगी, कुसुम ने एक दिन कहा। यह बहुत अच्छा विचार है, मोहन ने खुशी से कहा। कुसुम ने गांव की दर्जी से सिलाई सीखी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। मोहन ने भी हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके पैसे जोड़े, मजदूरी के साथ साथ खेती भी की। बेटा, अब तो घर में खुशहाली आ गई है, रमाबाई ने खुशी से कहा। जी माँ जी, अब तो हम सब मिलकर अच्छा जीवन जी रहे हैं, कुसुम ने कहा। 1 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई कि वे रमाबाई के आंखों का ऑपरेशन करवा सके। अरे वाह, अब तो मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है, रमाबाई ने ऑपरेशन के बाद खुशी से कहा। धीरज लाल के घुटनों का भी इलाज हुआ, अब वे बिना दर्द के चल फिर सकते थे। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, धीरज लाल ने आंसू पोंछते हुए कहा। 2 साल बाद कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया। रमाबाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा पोता कितना प्यारा है, रमाबाई ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। माँ जी, यह बच्चा आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआओं का फल है, कुसुम ने श्रद्धा से कहा। धीरज लाल भी बहुत खुश थे। अब तो घर में चहल पहल हो गई। मोहन अपने परिवार को देखकर बहुत संतुष्ट था। सच में कहते हैं,
माता पिता के आशीर्वाद से घर में खुशियां आती हैं। कुसुम अब पूरी तरह बदल गई थी। वह रमाबाई को अपनी सच्ची माँ मानती थी और धीरज लाल को अपना पिता। मैं कितनी गलत थी पहले। मैंने सोचा था कि ये मेरे दुश्मन हैं, लेकिन ये तो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक निकले। कुसुम ने एक दिन मोहन से कहा, अब समझ आया ना? माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। मोहन ने कहा। अब कुसुम गांव की दूसरी नई बहुओं को सलाह देती थी। देखो बहनों, मैंने गलती की थी। माता पिता को बोझ समझा था, लेकिन असली बोझ तो अपने अहंकार का होता है। कुसुम ने गांव की महिला सभा में कहा, सही कह रही हो कुसुम, सास ससुर तो घर के स्तंभ होते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने सीखा है कि खुशी सिर्फ पैसों में नहीं है, अपनों के साथ प्यार से रहने में है। कुसुम ने आगे कहा। रमाबाई गर्व से अपनी बहू को देख रही थी। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी को सद्बुद्धि मिली। एक दिन जब गांव के जमींदार साहब के यहाँ पारिवारिक कलह हुई, तो उन्होंने मोहन के परिवार से सलाह मांगी। मोहन भाई, आपके घर में इतनी शांति कैसे है? हमारे घर में तो रोज झगड़ा होता है। जमींदार साहब ने पूछा। जमींदार साहब, जब घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, तो घर में शांति अपने आप आ जाती है, मोहन ने जवाब दिया। इस कहानी के अंत में मोहन, कुसुम, रमाबाई और धीरज लाल एक आदर्श परिवार बन गए थे। उनके घर में अब कोई कलह नहीं था, सिर्फ प्यार और सम्मान था। आज भी यह परिवार गांव में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं, मोहन के घर जैसी शांति और खुशी होनी चाहिए हर घर में। दोस्तों, जहां माँ बाप का आदर है, वहां लक्ष्मी का वास है, और जहां प्रेम है, वहां परमात्मा का वास है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।